Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the causes of the diseases. We have also discussed that public health as well as community health is very important. Now we are moving on towards the next topic, that is infectious and non-infectious diseases, in which we have discussed about what are infectious and what are non-infectious diseases. So let us now discuss in detail more about the infectious diseases. Infectious diseases जो होते हैं, they are caused by a number of organisms. ये disease कोई ना कोई organism से होते हैं, and they even spread most of the time from a person to another person also. So infectious disease जो है, उसमें सबसे पहले importantly हमें ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. सो वाइड डाइवर्सिटी इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो बहुत से रेंज के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू वेरी ह्यूज ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल वर्ल्ड एज वेल एज इन द प्लांट वर्ल्ड. नाउ each of these organisms are being categorized into different groups, right? So these organisms are classified into different groups. क्या किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुप किया जाता है. तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हम इन्फेक्शियस डिसीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी जो दुनिया है उनमें बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स है, मतलब बहुत वैरायटी देखने को मिलती है. अब ये वैरायटी जो है उसे क्या किया गया है, ग्रुप किया गया है. ग्रुप मतलब क्या, क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको प्लांट्स कंसिडर किया. जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैमरी ग्लैंड्स हैं और वो अपने यंग वन को फीड करते हैं उन्हें मैमल्स कहा गया. जो ऑर्गेनिजम्स पेट के बल क्रॉल करते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा गया. तो ऐसा करके हमने क्या किया है, पूरा एक क्लासिफिकेशन किया है. तो यही क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हम करते हैं, द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स. सो दिस classification is done on the basis of similarity between the organisms. तो ऑर्गेनिजम्स जिनके बीच में सिमिलैरिटी है उन सबको एक ग्रुप में रखा गया, राइट? जो अलग है दे आर प्लेस्ड इन अदर ग्रुप. एंड इन दिस वे देयर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, सिंगल सेल्ड एनिमल्स जिन्हें कहते हैं प्रोटोजोअन्स, एंड वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स. इन सब में ग्रुप किया गया है. कौन से ग्रुप्स बनाए गए, तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होते हैं दे आर प्लेस्ड इन व्हाट, बैक्टीरिया. जो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं दे आर ग्रुप्ड अंडर वायरसेस. जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक है, राइट, वो ऑर्गेनिजम्स को फंजाई में डाला गया. सिंगल सेल्ड एनिमल्स यूकैरियोटिक जो होते हैं उनको प्रोटोजोअन्स में रखा गया. और इनसे भी जो बड़े हैं ऑर्गेनिजम्स दे आर वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स. एंड ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिसीज कॉजिंग. All these organisms can be disease causing organisms. इसका मतलब ये हुआ कि disease causing organisms को भी
अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट किया गया है, बैक्टीरिया में, वायरस में, राइट। तो ऐसे ऐसे अलग किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आप देख पाओगे दैट देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स गिवन। जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल दिया गया है सार्स वायरस का। सार्स जो है वो एक वायरस है। वायरस का यहाँ पे पूरा जो नाम है दैट इज सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियरली एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये जो वायरस है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। ये वायरस हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जस्ट लाइक द नोवेल कोरोना वायरस विच यू हैव बीन रिसेंटली हियरिंग ऑफ। तो सार्स जो वायरस है इट इज 500 नैनोमीटर इन इट्स साइज। कैसा है? 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर का मतलब एक जो माइक्रोमीटर होता है उसका भी आधा, और एक माइक्रोमीटर मतलब क्या? तो एक जो मिलीमीटर होता है ना उसका 1000th पार्ट, एक मिलीमीटर का 1000th पार्ट होता है माइक्रोमीटर, और उसका भी आधा मतलब 500 नैनोमीटर जितनी छोटी साइज का ये वायरस है सार्स वायरस, राइट, जो हमें लंग्स में इंफेक्शन क्रिएट करता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दिया है स्ट्रेप्टोकोकस का। ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया है, और इसकी वजह से होते हैं एक्ने मतलब के पिंपल्स। जो पिंपल्स होते हैं, जो एक्ने होते हैं, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है ट्रिपेनोसोमा, राइट। ट्रिपेनोसोमा जो है एक वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है। लीशमेनिया, ये दोनों वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स है। ट्रिपेनोसोमा से डिसीज जो होता है उसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोसोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिसीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, एंड लीशमेनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज कॉल्ड काला अजर। इट इज काला अजर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वायरस है जो हमें डिसीज कर रहा है लंग्स का, कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, कोई वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस या काला अजर जैसे डिसीजेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सम बैक्टीरिया कॉज डिसीज, सम वायरस कॉज डिसीज, सम प्रोटोजोअन्स कॉज डिसीज। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग डिसीज कॉज करते हैं, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिसीजेस caused by वायरस, तो वायरस की वजह से सबसे पहले हो सकता है हमें कॉमन कोल्ड, जो हमें सर्दी हो जाती है, राइट। ये किसकी वजह से? वायरस की वजह से। इसके अलावा एड्स, एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस। डेंगू फीवर, तो ये डिसीजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? वायरस कॉज कर रहा है। कोई ऐसे भी डिसीज होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे कि निमोनिया। निमोनिया कैसा डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज। ये बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया नाम की बीमारी होती है। जो भी हमारे लंग्स का इंफेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से नॉर्मल फीवर जो हमें होता है दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से और भी डिसीज होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस। So some diseases are caused by bacteria. Fungi जो है, it is responsible for skin infections. आपने शायद देखा होगा कि कई लोगों को स्किन पे अलग अलग तरह के रैशेस हो जाते हैं, जो एक कैंडिडा नाम की फंजाई की वजह से होते हैं। तो कोई डिसीज ऐसे हैं, कोई स्किन के इन्फेक्शन ऐसे हैं जो किसकी वजह से हो रहे हैं? फंजाई की वजह से। Some diseases are caused by protozoan. प्रोटोजोअन जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है काला अजर, या तो दूसरा एक वेरी कॉमन डिसीज है मलेरिया, किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोअन, राइट। तो यहाँ पे वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनकी वजह से एक डिसीज होता है एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर जो है वो पूरा स्वेल हो जाता है, द पर्सन इज अनेबल टू वॉक।
leg appears like an elephant's leg. Such huge leg is going to form due to such worm-like organisms when they reside in your body. तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के डिसीज कॉज करते हैं. तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स को क्यों अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया? जब ये सारे माइक्रोस्कोपिक ही हैं, जब ये सारे छोटे होते हैं साइज में, तो इन सबको साथ में क्यों नहीं रखा गया? साथ में इसीलिए नहीं रखा गया बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन. ये अलग अलग तरह से बीमारी फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट? सो इट इज important to classify the organisms so that different types of treatments can be done for its removal. अगर कोई भी इंफेक्शन हो गया है बॉडी में तो ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है. डॉक्टर हमेशा आपको एक ही तरह की दवाई नहीं दे देता, राइट? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिम्टम्स यू आर हैविंग, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू गॉट इन्फेक्टेड, डॉक्टर आपके लिए अलग अलग मेडिसिन प्रोवाइड करेगा. और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें. जैसे कि कोई मेडिसिन वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, वो इतनी इफेक्टिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं होगी. जो मेडिसिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है वही मेडिसिन फंजाई के लिए इफेक्टिव नहीं होगी. एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स so that different treatment methods can be used, right? So for example, antibiotics like penicillin, एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन. ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट bacteria as it inhibit cell wall formation in the bacteria, but it is not effective against virus. It is not effective against virus. वापिस सुनते हैं. एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एनिमल्स अलग अलग तरह की डिसीज करते हैं. और जब ये अलग डिसीज करते हैं तो इनका मोड ऑफ एक्शन और इनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है. जैसे कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर ने आपको पेनिसिलिन जैसा एक एंटीबायोटिक दे दिया. ये पेनिसिलिन क्या करता है कि बैक्टीरिया खुद के प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल बनाता है. पर यहाँ पे अगर आप पेनिसिलिन मेडिसिन ले रहे हो तो बैक्टीरिया का सेल वॉल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, सेल वॉल का बनना नहीं होगा. अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनेगा तो पेनिसिलिन क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा क्योंकि ये बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. ह्यूमन सेल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, इसीलिए ह्यूमन सेल्स को ये कोई असर करता नहीं है. पर उसी के जगह पे अगर आपको कोई वायरस से इंफेक्शन हुआ है तो वायरस से इंफेक्शन होने पर क्या होगा कि वायरस में सेल वॉल जैसे कंपोनेंट्स नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन अलग ही होता है. तो वही पेनिसिलिन आपको वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं होगी. एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स होती है क्योंकि सारे जो बैक्टीरिया हैं उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी but they are not going to have common characteristics with the virus or with the fungi. All bacteria together have some common characters, but bacteria doesn't have common characteristics with the virus. Virus के characteristics अलग होते हैं, bacteria के अलग होते हैं, and therefore different treatment methods have to be used. And when different treatment methods have to be used, obviously you need to classify them into separate groups so that different types of treatment or medicines can be given for the treatment of that infectious disease.
So this was the whole topic of the infectious agents, and further we are going to talk about some more facts about how the disease spreads from one person to another. What are the means in which these diseases are going to spread?